हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। अपनी चल रही है करंट अफेयर की सीरीज। इसके अपन है पार्ट 22 पे। आज कौन से पार्ट पे है? 22 पे। चलिए देखते हैं आज के टॉपिक्स। आज का अपना पहला टॉपिक है पुंगनूर काउस। आपको याद होगा मकर संक्रांति पोंगल के दिन नरेंद्र मोदी जी ने कुछ काउस की पूजा करी थी अपने रेजिडेंस पे। वो कितने क्यूट सी काउ थी, एकदम टॉय जैसी काउ थी, छोटी सी काउ थी। उन काउस का नाम है पुंगनूर काउस। पुंगनूर काउस। पुंगनूर ना एक विलेज है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में चित्तूर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक विलेज है पुंगनूर विलेज। वहां की ये लोकल गाय हैं, ट्रेडिशनल कैटल है ये वहां की। तो सवाल बन सकता है, पुंगनूर काउस कौन से स्टेट की हैं? आंध्र प्रदेश की हैं। यूपीएससी पूछ सकता है तमिलनाडु की हैं, केरला की है, तेलंगाना की हैं, कर्नाटका की हैं। मिलती वो आसपास पूरे सदर्न पार्ट में है कुछ कुछ अमाउंट में। पर ये नेटिव कैटल है आंध्र प्रदेश की, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट का पुंगनूर विलेज। ठीक है। और ये एक तो मोदी जी ने इनकी पूजा वूजा करी है, और ये न्यूज में क्यों है, क्या दूसरा रीजन है? देखो, गवर्नमेंट ने ना इनका जो सीमन है उसको क्रायो प्रिजर्व करा है। क्रायो प्रिजर्व का मतलब होता है कि बहुत कोल्ड टेम्परेचर, क्रायो का मतलब ही होता है कि बहुत कोल्ड है। बहुत कोल्ड टेम्परेचर पे इनके सीमन डोसेस को जीन बैंक में प्रिजर्व करा गया है, जिससे फ्यूचर में क्या होए, अगर ये काव विलुप्त हो रही हो, एक्सटेंट हो रही हो, तो ये जीन बैंक से इनका सीमन डोज ले सके जो क्रायो प्रिजर्व करी गई हैं। यही है। देखो, ये ना दुनिया की सबसे छोटी कैटल ब्रीड्स होती हैं। सवाल आ सकता है सबसे छोटी कैटल ब्रीड कौन सी होती है दुनिया की? पुंगनूर काउस। ठीक है। ये सिर्फ 70 से 90 सेंटीमीटर ही टॉल होती हैं। ये कितनी टॉल होती हैं? 70 से 90 सेंटीमीटर ही टॉल होती हैं। देखो, 1 मीटर की भी नहीं होती है काऊ। इनका वेट 115 से 200 किलो ही होता है, 115 से 200 किलो ही इनका वेट होता है। पर इनकी जो खास बात है, इनका जो मिल्क होता है ना, इनका जो दूध होता है, उसमें फैट कंटेंट बाकी नॉर्मल काउस से काफी ज्यादा होता है। नॉर्मल काउस में तो 3 से 4% के बीच में ही फैट परसेंटेज होता है मिल्क में। पर इसमें 8% होता है फैट परसेंट इसके दूध में। इसके मिल्क में न्यूट्रिएंट्स भी काफी सारे होते हैं, जैसे ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। ये गाय ना ड्राउट रेजिलेंस भी बहुत ज्यादा होती है, कि जैसे सूखा पड़ गया तो ये ड्राई फॉडर खा सकती है, कुछ भी खा लेती है। इनको जनरली बीमारियां भी नहीं होती। ये इनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। और जो तिरुपति तिरुमाला टेम्पल है ना, उसमें जो क्षीर अभिषेकम होता है, मतलब भगवान जी को दूध दिया जाता है ना, मतलब उनको मतलब भोग लगाया जाता है दूध का, उसे क्षीर अभिषेकम कहते हैं। तो उसको, उसमें भी इसी गाय का दूध इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो एक बार रीड कर लेते हैं। पुंगनूर काउस, रेयर ब्रीड ऑफ कैटल नेटिव टू पुंगनूर विलेज इन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ICAR, National Bureau of Animal Genetics Resource, has cryopreserved their semen dose in the gene bank. One of the world's smallest cattle breeds, 70 to 90 centimeter tall, 115 to 200 kg weight होता है इनका। मिल्क रिच इन फैट। नॉर्मल काउस में 3 से 3.5% ही फैट होता है, इनके मिल्क में 8% तक फैट होता है। लगभग भैंस के बराबर है, भैंस से भी ज्यादा फैट होता है इनके मिल्क में। न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज्यादा रिच होते हैं। न्यूट्रिएंट रिच होता है इनका मिल्क, ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, कैल्शियम होती है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। तिरुपति तिरुमाला टेम्पल यूज इट्स मिल्क फॉर क्षीर अभिषेकम, मिल्क ऑफरिंग टू गॉड। ठीक है। अब देखो क्या क्या सवाल बन सकते हैं। पुंगनूर काउस कौन से स्टेट की हैं? आंध्र प्रदेश की हैं। ये न्यूज मतलब ये भी पूछ सकते हैं कि सी जीन बैंक में क्रायो प्रिजर्व करा गया है इनका सीमन। किसने करा है? ICAR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स ने। ये तो ऑब्वियस ही बात है। फिर पूछ सकते हैं इनकी हाइट लगभग कितनी होती है? 70 से 90 सेंटीमीटर ही होती है। वेट इनका पूछ सकते हैं। और मेजरली इनके मिल्क में फैट परसेंट कितना होता है वो तो पूछ ही सकते हैं। और बाकी न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, ओमेगा फैटी एसिड्स में रिच होता है, कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम में रिच होता है। ठीक है। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि तिरुपति तिरुमाला टेम्पल में जो क्षीर अभिषेकम होता है उसमें कौन सी काऊ का मिल्क यूज करा जा सकता है? आर्ट एंड कल्चर सवाल है।
ठीक है। और थोड़ा ये कि अडेप्टिव होती हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट होती है जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये कॉमन डिसीजेस से भी बची रहती है, पैरासाइट से भी बच जाती हैं। Adaptive and drought resistant, can survive on dry fodder such as grass, straw, etc. They have calm and manageable temperament, making them easy to handle. ये बहुत काम होती है, गाय तो वैसे ही सारी काम होती है, टेम्परामेंट कम ही होता है सब गाँव का। These cows are resistant to common diseases and parasites. Distribution, देखो ये नेटिव तो आंध्र प्रदेश की हैं, पर ये तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के आसपास भी ये फैली हुई होती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुंगनूर विलेज में ही मिलेंगी। ठीक है, देख लो ये ऐसी दिखती है, काऊ छोटी सी होती हैं। आज का दूसरा टॉपिक है सेंट मार्टिन आइलैंड। सेंट मार्टिन आइलैंड कहाँ पर है? क्या ये फ्रांस का आइलैंड है? क्या ये स्पेन का आइलैंड है? क्या ये पोर्चुगल का आइलैंड है? नाम से तो लग रहा है, पर सेंट मार्टिन आइलैंड है बांग्लादेश का। सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश का है। अब बांग्लादेश की कोस्ट लाइन तो सिर्फ बे ऑफ बंगाल से मिलती है, तो ये नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में ही मिलता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मिलता है ये बे ऑफ बंगाल के। बांग्लादेश में एक कॉक्स बाजार करके शहर है, उसमें एक पेनिनसुला निकलता है टेकनाफ नाम से। तो ऐसा कहा जाता है कि ये सेंट मार्टिन आइलैंड ना टेकनाफ पेनिनसुला का ही पार्ट हुआ करता था एक जमाने में, पर बीच में ना पानी भर गया, सबमर्ज हो गया कुछ इलाका, तो अब ये आइलैंड बन गया। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। ये म्यांमार बॉर्डर के पास पड़ता है, जहां बांग्लादेश और म्यांमार का बॉर्डर पड़ता है ना, वहां पे एक शहर पड़ता है कॉक्स बाजार। कॉक्स बाजार के पास ही एक टेकनाफ पेनिनसुला है, उसी का एक्सटेंशन माना जाता है इसको। तो म्यांमार और बांग्लादेश में बहुत लड़ाई भी हुई है इस आइलैंड को लेके, कि ये हमारा आइलैंड है, ये हमारा आइलैंड है। पर ITLOS इंटरनेशनल बॉडीज ने रूलिंग सुनाई है बांग्लादेश के फेवर में। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने रूलिंग सुनाई है बांग्लादेश के फेवर में, कि ये क्या है, सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश का पार्ट है। देखो ये इसका रेलेवेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि आप देख रहे होंगे कुछ टाइम पहले बांग्लादेश में सरकार गिर गई थी ना, तो उसमें लोग कहते हैं कि US का इन्वॉल्वमेंट था। तो उसमें सेंट मार्टिन आइलैंड बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि कुछ सोर्सेस ऐसा कहते हैं कि सेंट मार्टिन आइलैंड पे US अपना नेवी बेस बनाना चाहता है बे ऑफ बंगाल को कंट्रोल करने के लिए। शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी वो इंडिया सपोर्टिव थी, तो उसे गिराना बहुत ज्यादा जरूरी था USA के लिए। देखो USA को जहां अपना फायदा दिखता है वो निकाल लेता है, इसलिए सेंट मार्टिन आइलैंड पूछ सकता है UPSC। सेंट मार्टिन आइलैंड को पहले दारूचीनी द्वीप कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे सिनेमम दालचीनी होती है ना, दारूचीनी यानी दालचीनी समझ लो। तो यहाँ पे दालचीनी के बहुत ज्यादा पेड़ होते थे, नारियल के बहुत ज्यादा पेड़ होते थे, तो इसे नारिकल जंजीरा भी कहा जाता था। जंजीरा मतलब आइलैंड ही होता है अरेबिक लैंग्वेज में। तो यहाँ पे नारियल के पेड़ बहुत होते थे, दालचीनी बहुत उगती थी, सिनेमम बहुत उगती थी। तो वो सब भी इसके कुछ कुछ नाम हैं। अब लोग कहते हैं कि सेंट मार्टिन कोई सेंट नहीं थे, कुछ कॉक्स बाजार के इंग्लिश ऑफिसर थे, वो सब अपने को फालतू की कहानियों पे जाना नहीं है। मेजरली याद रख लो सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश का है। इसका इशू चल रहा था म्यांमार के साथ, पर इंटरनेशनल रूलिंग आई है बांग्लादेश के फेवर में। नॉर्थ ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, कॉक्स बाजार के पास पड़ता है। लोग कहते थे कि ये टेकनाफ पेनिनसुला का ही एक्सटेंशन है। अब यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि टेकनाफ पेनिनसुला कौन से देश में है। टेकनाफ पेनिनसुला बांग्लादेश में है। एक बार रीड कर लेते हैं। सेंट मार्टिन आइलैंड लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल इज अ स्मॉल कोरल आइलैंड। ये देख लो, ये कोरल आइलैंड भी है, सेंट मार्टिन आइलैंड कोरल आइलैंड भी है। 9 kilometers south of the tip of the Bangladesh southeastern peninsula, Cox's Bazar, Teknaf, ठीक है, नियर म्यांमार। इट्स बांग्लादेश सोल कोरल आइलैंड। ये बांग्लादेश का इकलौता कोरल आइलैंड है। सेल लिख दिया है पर वो सोल है। इट्स बांग्लादेश सोल कोरल आइलैंड। इट इज ऑल्सो नोन एज दारूचीनी द्वीप और सिनेमम आइलैंड, क्योंकि दालचीनी की भी यहाँ पे बहुत खेती होती थी। The island is also known as Narikal Janjira or Coconut Island in Bengali due to abundance of coconut trees here. नारियल के भी बहुत खेत है, तो नारिकल जंजीरा भी कह देते थे लोग। लोगों की मर्जी, कुछ भी बोल दो। Earlier it was extension of Teknaf Peninsula but separated due to submergence. देखो ये टेकनाफ पेनिनसुला है, मान लो ये पूरा टेकनाफ पेनिनसुला है, ये पूरा ये है सेंट मार्टिन आइलैंड। तो यहाँ पे ना ऐसे वो हो गया,
सबमर्जेंस हो गया। ऐसे तो यहाँ तक पेनिनसुला आ रहा था, फिर बीच में पानी भर गया, फिर आइलैंड आ गया। तो यही है। देखो अरब में तो इसको जंजीरा कहते थे, इंग्लिश ने इसका नाम मार्टिन कर दिया था, सेंट मार्टिन कर दिया था। ये मैरिटाइम बाउंड्री इशू था काफी साल तक बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में। मैरिटाइम बाउंड्री इशू बिटवीन बांग्लादेश एंड म्यांमार फॉर दिस आइलैंड। ITLOS रूलिंग इन फेवर ऑफ बांग्लादेश। अब आपका होमवर्क है, ITLOS का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट्स में लिखना, या अपने नोट्स में तो लिख ही लेना कि ITLOS का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। अब इससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं यूपीएससी से? सेंट मार्टिन आइलैंड कौन से देश का है? बांग्लादेश का है। कहाँ पर पड़ता है? ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। इंडियन ओशन में पड़ता है, पैसिफिक ओशन में पड़ता है, कैरेबियन सी में पड़ता है, बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। फिर पूछ सकते हैं ये कौन से पेनिनसुला का एक्सटेंशन है? टेक्नाफ पेनिनसुला का एक्सटेंशन है। ये भी पूछ सकते हैं टेक्नाफ पेनिनसुला कौन से देश में आता है? टेक्नाफ पेनिनसुला बांग्लादेश में आता है। फिर सेंट मार्टिन आइलैंड के साथ कौन से इश्यूज चल रहे हैं, कौन से दो देशों में चल रहे थे, बांग्लादेश म्यांमार में। फिर जजमेंट किसके नाम पे आया? इनके नाम पे आया। ये सब तो बहुत रेयरली पूछ सकता है कि दारूचीनी द्वीप कहते थे, सिनामन द्वीप कहते थे, नारिकल जंजीरा कहते थे। ठीक है, जो मेन बातें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, याद रखना है। ऐसा दिखता था, देखो ये म्यांमार के कितना पास है आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश का एकदम तो साउथ ईस्टर्न टिप है, यहाँ पर पड़ता है। पर अगर देखो यहाँ पे यूएस बेस बना लेगा तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, कोलकाता पोर्ट पे प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर जो अपना कलादान प्रोजेक्ट है, याद है कलादान प्रोजेक्ट, उस पे भी यूएसए कंट्रोल कर लेगा। अपनी नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए तो इतना सब ड्रामा हो रहा है, न्यूज में है ये आइलैंड। देख लो म्यांमार के पास है, ये लोकेशन है इसकी। अब आता है टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। चाय तो सबकी पसंदीदा होती है। टी एसोसिएशन क्या है? चाय पीने वालों का एसोसिएशन है? नहीं, चाय उगाने वालों का एसोसिएशन है। ये इंडियन टी ओनर्स के लिए है, इसमें सिर्फ इंडिया का ही आदमी मेंबर बन सकता है। इसका मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन क्या होती है? आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, आप अडल्ट होने चाहिए, आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए, और आपका मिनिमम एक टी एस्टेट होना चाहिए या एक टी प्लांटेशन होना चाहिए इंडिया में कहीं भी। चाहे आप इंडिविजुअल हो, आपकी कंपनी हो, आपकी फर्म हो, कॉरपोरेशन हो, या बहुत बड़ा एस्टेट हो, आप इसके मेंबर बन सकते हैं। क्यों बनाया गया था ये? जिससे टी जो फार्मर्स है ना, जो टी उगाते हैं, उनके इंटरेस्ट को, चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए, इन सब के लिए बनाया गया था कि पॉलिसीज ऐसी बने, चाय का एक्सपोर्ट अच्छा हो सके, चाय की रेट अच्छी मिल सके, प्लांटेशन में नई नई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर नहीं आता, फार्मर वेलफेयर के अंडर नहीं आता है, याद रखना। यूपीएससी क्या करता है, कभी कभार पूछ लेता है कि ये एसोसिएशन किस मिनिस्ट्री के अंडर है, कुछ ये बोर्ड कौन सा है, एक बार पूछ लेता है जूट बोर्ड कौन सी में आता है, वगैरह वगैरह पूछ लेता है यूपीएससी। देखो टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में ही है। टी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ठीक है, ये बना था 1956 में। पहले एक और एसोसिएशन होता था, पर अब उसकी जगह टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो गया है। पहले भी कोई चाय बनाने वालों का एसोसिएशन था, उसका अलग नाम था। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका लोगो भी देख लो, टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया चाय की पत्ती बनी हुई है। इज प्रीडोमिनेंटली एन एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ इंडियन टी प्रोड्यूसर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इंडियन टी इंडस्ट्री। देखो डोमिनेशन तो नॉर्थ इंडियन लोगों का है यहाँ पे, क्योंकि चाय नॉर्थ में उगती ज्यादा। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों का है, इनऑर्गेनाइज वालों का नहीं है, ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों का, जो चाय की खेती करते हैं, टी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। Formed in 1956 with a view to protect their common interest and to foster trade, commerce and industry connected with tea। 1956 में बना था अपने कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए और टी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, मॉडर्न करने के लिए, जिससे मैक्सिमम बेनिफिट्स आ सकें। ठीक है। Any person 18 years and over and any firm, company, corporation or association owning a tea estate or tea gardens anywhere in India in their conventional or corporate name is eligible for membership of the association। इसकी मेंबरशिप पे भी सवाल पूछ सकता है यूपीएससी कि इसका मेंबर कौन बन सकता है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड इट्स हेडक्वार्टर इज कोलकाता। क्या क्या सवाल आ सकते हैं एक बार जल्दी से देख लो। ये कब बना था, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है,
इसका मेंबर बनने की? यही 4 सवाल हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा यूपीएससी। अब आता है एक सवाल, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। क्या है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम? ये एक बार आप करो, ये क्वेश्चन देखो, ये इमेज देखो। द टर्म ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम इन इंडिया रेफर्स टू फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट? नहीं। बैड लोन्स ऑफ बैंक्स एंड कॉर्पोरेट लेवरेजेस? हो सकता है। जीएसटी शॉर्टफॉल एंड राइजिंग एनपीएस? नहीं। सेंटर एंड स्टेट फिस्कल इम्बैलेंसेस? नहीं। इसका आंसर है बी, बैड लोन्स ऑफ बैंक्स एंड कॉर्पोरेट लेवरेजेस। देखो नाम ही इसका है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, यानी इसमें दो बैलेंस शीट की बात करी जा रही है। क्या नाम है? ट्विन ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे दो बैलेंस शीट की बात करी जा रही है। एक बैलेंस शीट तो बैंक की ली जा रही है और एक बैलेंस शीट कंपनी की, कॉर्पोरेट की ली जा रही है। एक बैलेंस शीट ली जा रही है बैंक की, एक बैलेंस शीट ले जा रही है कॉर्पोरेट की। अब प्रॉब्लम है वर्ड इसमें, तो बैंक की बैलेंस शीट में भी प्रॉब्लम है और कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट में भी प्रॉब्लम है। देखो इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि बैंक ने लोन दे रखा है बहुत सारा किसी कॉर्पोरेट को, यानी किसी कंपनी को। बैंक ने कॉर्पोरेट को, कंपनी को बहुत सारा लोन दे रखा है। अब वो चाहते हैं कि लोन वापस आता रहे उनके पास, ईएमआई आती रहे, ब्याज आता रहे, और जो अमाउंट है वो भी आता रहे। पर यहाँ पे कॉर्पोरेट कंपनी कह रहा है कि हमारी कंडीशन ठीक नहीं है, हम प्रॉफिट में ही नहीं है, हम इंटरेस्ट कहाँ से देंगे, हम जो मेन अमाउंट है वही कहाँ से देंगे। तो हमारी बैलेंस शीट में प्रॉब्लम आ रही है कि हम प्रॉफिट में नहीं आ रहे, तो हम अपना लोन रीपे नहीं कर पा रहे। तो बैंक बोलता है तुम लोन रीपे नहीं कर पाओगे तो एनपीए हो जाएगा, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा, हमारी बैलेंस शीट भी खराब हो जाएगी। तो यही है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। बैड लोन्स ऑफ बैंक्स एंड कॉर्पोरेट लेवरेजेस के बीच का ही ये खेल है कि एक कंपनी की बैलेंस शीट खराब हो रही है, प्रॉफिट में नहीं आ रहे, वो लोन रीपे नहीं कर पा रहे, तो बैंक की बैलेंस शीट भी ऑटोमेटिकली खराब हो रही है कि यहाँ पे ईएमआई नहीं आ रही, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, अमाउंट ही वापस नहीं आ रहा, तो एनपीए बढ़ता जा रहा है, तो बैंक की बैलेंस शीट भी खराब हो रही है। यही है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। Twin balance sheet is a scenario where banks are under severe stress and the corporate are over leveraged to the extent that they cannot repay their loans. Impact क्या होता है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का? Leads to a sharp reduction in new lending by banks and reduce investment by companies, slowing economic growth. देखो बैंक के पास पैसा ही नहीं आ रहा, जो बैंक ने लोन पे पैसा दे रखा है वो वापस ही नहीं आ रहा। अब पैसा वापस ही नहीं आ रहा तो नए लोन कहाँ से देगा बैंक? नए लोन नहीं देगा तो इन्वेस्टमेंट बाकी कंपनियों का भी रुक जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट ही रुक जाएगा कंपनियों का तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाएगी। तो हर चीज इंटरकनेक्टेड होती है। देखो इकोनॉमी ना हमेशा सर्कुलर होती है, इकोनॉमी एक अलग दिशा में नहीं चलती, हर चीज इंटरकनेक्टेड होती है इकोनॉमी में। तो समझो बात को, इकोनॉमी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आज का आखिरी टॉपिक है स्टील स्लैग। स्टील स्लैग होता क्या है? देखो जब स्टील बन रहा होता है ना, उसमें जो सॉलिड वेस्ट होता है उसे बोलते हैं स्टील स्लैग। ये फोटो में देखो, ये मशीन में कन्वेयर बेल्ट में कुछ गर्मा गर्म सा गिरता जा रहा है। तो ये अभी तो आपको लग रहा होगा ये लिक्विड फॉर्म में है, पर ये जमते ही ना ऐसे सॉलिड ग्रैन्युअल्स में बदल जाता है, स्टील स्लैग। स्टील बनाने के प्रोसेस में जो सॉलिड वेस्ट निकलता है ना, जनरेट होता है, उसे ही स्टील स्लैग कहा जाता है। अब ये स्टील स्लैग में ना काफी सारी ऑक्साइड्स होती है, कैल्शियम की, आयरन की, सिलिकॉन की, मैग्नीशियम की। स्टील स्लैग ना काफी सारे मिनरल्स में, मेटल्स में रिच होता है, क्योंकि जो स्टील में जो जो चीजें हैं वही उसके वेस्टेज में भी होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो स्टील स्लैग में ना बहुत सारे मिनरल्स और मेटल्स होते हैं। तो आजकल क्या करा जा रहा है, ये जो सॉलिड वेस्ट है इसको थोड़ा प्योरीफाई करके, कोई टेक्निक लगा के, हम इस वेस्ट में, सॉलिड वेस्ट में जो मिनरल्स हैं, जो मेटल्स हैं, उनका हम और चीजों में भी उपयोग कर सकते हैं ना। यही है पूरी कहानी स्टील स्लैग के ऊपर। क्या क्या उपयोग कर सकते हैं? देखो इसमें आयरन है, मैग्नीशियम है, तो हम इससे रोड बना सकते हैं, हम सीमेंट बना सकते हैं, हम इसे प्योरीफाई करके, रिसाइकल करके फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं। कैल्शियम निकाल लिया, आयरन निकाल लिया, मैग्नीशियम निकाल लिया, फर्टिलाइजर बना दिया जिससे सॉइल इंप्रूव कर रहे हैं। पोर्टलैंड सीमेंट का ब्लेंडिंग मटेरियल बना दिया, या ये जो ग्रैन्युअल्स हैं इनसे सीधे ही रोड बना दी, उसे कहते हैं स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक बार रीड कर लो।
एक बार फोटो देखो, यही है जो सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है ना स्टील बनाने के प्रोसेस में, उसे स्टील स्लैग कहते हैं। सुनने में बहुत ऐसा लगता है पर बहुत इजी टॉपिक है। स्टील स्लैग, इट इज अ सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग। इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। की एप्लीकेशंस क्या है इसकी? रोड बेस कोर्स मटेरियल, यानी स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी, एसएसआरटी कहते हैं इसको, आगे बताएंगे। ब्लेंडिंग मटेरियल्स फॉर पोर्टलैंड सीमेंट, फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल इंप्रूवमेंट्स। देखो इसमें जो ऑक्साइड्स है ना, कैल्शियम, आयरन है, सिलिकॉन है, इसमें से ये मिनरल्स निकाल के अपन रोड बना सकते हैं, अपन फर्टिलाइजर बना सकते हैं, सॉइल को इंप्रूव कर सकते हैं, सीमेंट में मिला सकते हैं। ठीक है, वेस्ट को ही, वेस्ट में ही सोना है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की फिलॉसफी है यहाँ पे। देखो बेनिफिट क्या होते हैं स्टील स्लैग से रोड बनाने के। देखो टेक्निकल बेनिफिट्स तो होते हैं कि ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, रोड ड्यूरेबल बन जाती है, ज्यादा लंबे समय तक रोड टिकी रहती है। स्किड रेजिस्टेंस, आप फिसलेंगे नहीं। जहाँ देखते हैं ना रोड पे बाइक से गिर जाते हैं, स्किड खा गए, तो स्किड रेजिस्टेंस रोड बनती है। इकोनॉमिकल होता है स्टील स्लैग ब्यूटिनमस से। ब्यूटिनमस होता क्या है? आयरन होता है या कोल होता है? कोल का एक वैरायटी होती है ब्यूटिनमिनस। ब्यूटिमिनस एक कोल की वैरायटी होती है। स्टील स्लैग उसे सस्ता पड़ता है। एनवायरमेंट में भी ये बहुत, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेनिफिट्स है कि कार्बन फुटप्रिंट कम हो रहा है रोड बनाने का। आप जैसे देखते हैं ना कोल तार की रोड बन रही है, उसमें जो काला काला कोल तार होता है ना, वो ब्यूटिनमिनस कोल होता है। तो उसकी जगह स्टील स्लैग को यूज कर रहे हैं। एक तो वेस्ट है वो रिसाइकल हो रहा है, और दूसरा कार्बन फुटप्रिंट कम हो रहा है रोड बनाने में, तो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी बहुत हैं। इकोनॉमिकल बेनिफिट्स है कि ब्यूटिनमिनस कोल से सस्ता है। टेक्निकल बेनिफिट्स क्या है कि ड्यूरेबिलिटी बढ़ रही है रोड की, स्किड रेजिस्टेंस बढ़ रही है रोड की, तो फायदे ही फायदे हैं देखो। ठीक है, यही था वो स्पेस टेक्नोलॉजी रोड बनाने की। चलिए थैंक यू, आज अपनी इस सीरीज के 22 पार्ट्स पूरे हो गए हैं, 110 टॉपिक हो गए हैं। अपना टारगेट है 500 टॉपिक कवर करके सबका प्रीलिम्स क्लियर करवाना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।